नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 18 अगस्त 2025 और आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आपका पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के पूछे गए पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले बता दें, जितनी भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या मिक्स क्वेश्चन का हो, वो आप देख कर ही जाना। पेपर से पहले आप देखना, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जितनी भी क्लासेस है सारे के सारे देख कर जाना, ठीक है। कल ही मैंने वर्तमान में कौन क्या है वाला टॉपिक करा दिया था और आज उससे क्वेश्चन पूछ भी लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन साथियों। जैसे कि आज के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, फराजी आंदोलन किसके विरुद्ध था, है ना। या फिर क्वेश्चन ऐसा था कि फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बता देते हैं। फराजी आंदोलन जो है ना, इसका मुख्य उद्देश्य या ये किसके विरुद्ध था, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो फराजी आंदोलन है, ये ब्रिटिश शासन, ठीक है, और जमींदारों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ था। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात करें फराजी आंदोलन की, तो देखिए इसके बारे में जान लीजिए। फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 19वीं शताब्दी में बंगाल में शुरू किया गया एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन और जमींदारों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ था, विशेष रूप से बंगाल के ग्रामीण मुस्लिम किसानों के बीच। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और आज पूछ भी लिया है। आगे देखिए, क्वेश्चन था मणिपुर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ये सब थोड़ा देख लेना। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है, जैसे कि आपसे ये भी पूछा था अभी नहीं, आज नहीं, अभी जो इससे पहले जो पेपर हुआ था कि मिजोरम की भाषा कौन सी है, मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर मिजो आपका आंसर हो जाता। आज मणिपुर का पूछ लिया है, तो मणिपुर में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह है साथियों मणिपुरी। इसको जो है ना मेईतिलोन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। देखिए, मणिपुर में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मणिपुरी या मैथिलोन है। यह राज्य की आधिकारिक भाषा भी है, याद रखना। मणिपुर राज्य की जो आधिकारिक भाषा होती है ना, राज्य भाषा, वो भी है। और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और इन 22 भाषाओं में से एक आपका मणिपुरी भी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे। क्वेश्चन ये आपसे पूछा था। तो भाई बात करें बिरसा मुंडा की, तो देखिए बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे, तो इसका करेक्ट आंसर होता मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह अगर आपके ऑप्शन में नहीं था तो फिर उलगुलान दिया होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है, इसी बार अभी जो पेपर चल रहा है आज फिर से रिपीट हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो झारखंड राज्य में हुआ था। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से जुड़े थे, जिसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदानी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था साथियों। उत्तर भारत के मैदानी भाग में पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाता। देखिए, यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग कवर करती है और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा की गई गाद से बनी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। भारत में सबसे अधिक भागों में जो है ना, उत्तर भारत में पूछे या फिर भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे अधिक पाई जाती है। एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। आप देखिए साथियों, वसा में नहीं घुलने वाले विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं, ठीक है। तो ये वसा में नहीं घुलते हैं, तो या तो विटामिन बी या तो विटामिन सी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा। याद रखना, जो वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में विश्वविद्यालय के लिए सख्त नियम कब बनाए गए थे। तो भाई भारत में विश्वविद्यालयों के लिए जो सख्त नियम बने थे ये 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत बनाए गए थे।
तो भाई इसका करेक्ट आंसर होता 1904, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन ऐसा था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, तो वही आपको टिक करना था। देखिए इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। ये जो अधिनियम है ना साथियों, इस अधिनियम को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने पेश किया था। किसने पेश किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1904 में। इन्होंने ही फिर 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन एक था, मई 2025 तक भारत के मुख्य माफ करना मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संजीव खन्ना इसका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि देखिए जस्टिस बी.आर. गवाई जो है ना, इनकी नियुक्ति 14 मई 2025 को हुई थी। उससे पहले तो आपके संजीव खन्ना ही थे ना। संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे, और जस्टिस बी.आर. गवाई जो हैं ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखें तो संजीव खन्ना आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवाई की नियुक्ति 14 मई 2025 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन था, मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन साथियों ऑप्शन के अनुसार बनाना था, बिना ऑप्शन में आंसर बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन 1976 में भी हुआ था, 42वें संशोधन में भी। इसके अलावा 44वें संशोधन में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था, जैसे 1978 में जो हुआ था 44वां संविधान संशोधन। इसमें संपत्ति के अधिकार को, जो कि पहले आर्टिकल 31 में था, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर जो है ना वैधानिक अधिकार बनाया गया था। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी अनुच्छेद 21 का ए, ये नया अनुच्छेद जुड़ा था 86वें संशोधन 2002 में, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को जो है अनिवार्य बनाया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 338, आर्टिकल 338। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टेस यानी NCSC का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट आपको करवाए थे ना, देख लो जाकर ये क्वेश्चंस पढ़ाए हैं कि नहीं। अब आप पढ़ोगे नहीं तो उसमें हम क्या करें? साथियों मैं फिर से बता रहा हूँ, RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट क्लासेस करके जो प्लेलिस्ट है उसमें जितनी भी क्लासेस हैं देख डालो। ठीक है, जिनका पेपर अभी बाकी है बिल्कुल देख कर ही जाना। डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उसको देखना ही देखना है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, समादेश रीट, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण सहित जो है ना ये रीट जारी कर सकता है। इसका प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 32 में है। याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो भाई देखिए वैसे तो अगर 243 डी के अंतर्गत देखें ना साथियों, तो पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, इसमें जो है ना पंचायत के चुनाव में महिलाओं को जो है ना ये 50% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ओवरऑल पूछा था तो 33% ही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। देखिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं साथियों, एक लाइक तो बनता है ना, आप लोग लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी क्लास को लाइक करा करिए, और क्वेश्चंस आपको सुपर फास्ट तरीके से करवा देते हैं जितने क्वेश्चंस मिल पाते हैं, 100% रियल और ऑथेंटिक। एक क्वेश्चन था, 4 वेदों का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? 4 वेद जो है ना साथियों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, इनमें से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ऐसे थे, युद्ध से, नृत्य से, इस प्रकार से, है ना। तो भाई नृत्य से तो है ही है, नृत्य संगीत से ही है, युद्ध से नहीं है। एक ऑप्शन आपका युद्ध से था, यही आपको टिक करना था, क्योंकि वेदों का संबंध तो युद्ध से नहीं है। तो युद्ध इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, सितंबर 2024 में कौन सा बिल पास हुआ था? शायद ऐसा ही था। तो अगर साथियों वक्फ संशोधन आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इसको 2024 में ही जो है ना मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है,
भले लागू नहीं हुआ था, लेकिन इसको मंजूरी तो 2024 में ही मिली थी, सितंबर 2024 में ही। तो यही आपका आंसर अगर ऑप्शन में था तो 100% करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारत में वन जीव अभयारण्य स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन में लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण दिया हुआ था, है ना, जैसे कि बच्चे बताए, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में आपको बता देते हैं। वन जीव अभयारण्य जैव विविधताओं के संरक्षण और लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। देखिए, वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा इसका मतलब है कि शिकार, अवैध शिकार और आवास विनाश जैसी मानवीय गतिविधियों से वन्य जीवों को सुरक्षित रखना। साथियों, ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के पूछे गए क्वेश्चंस, जीके जीएस करंट के। मैथ और रीजनिंग का जो लेवल था वही आ रहा है, ज़्यादा लोड मत लीजिए। बस दिक्कत जो है ना आपको जीके जीएस में ही हो रही है, और इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला है। जितनी भी क्लासेस हैं साथियों, आप लोग देख डालो जाके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितनी भी एक्सपेक्टेड की क्लासेस आ रहे हैं उसको आप देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।